हाँ जी, आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन जो आया है ये रिकॉन्सिलेशन का सवाल है। ये वो वाला सवाल है जिसमें पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट खुद निकालना होता है, देन कोस्ट शीट भी बनानी होती है और फिर रिकंसाइल करना होता है। वह तो कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है बट एक बार हम मॉनिटर इसको कर लेते हैं। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग डाटा। ये फाइनेंशियल बुक्स है, एफ जी ओपनिंग, डब्ल्यू आई पी ओपनिंग, देन उसके बाद जी हमारे पास है रॉ मटेरियल, देन उसके बाद जी लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, और बहुत अच्छी बात, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन अपने आप लिख दिया, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिविडेंड, बैड डेट्स, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग गिवन। उसके बाद जब हम और आगे देखते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जैसी इनकम भी है, रेंट रिसीव्ड की इनकम भी है, सेल्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है। पहली चीज, जब आप यदि कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वहां पे प्रोडक्शन यूनिट आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सेल, ऐड, क्लोजिंग, माइनस ओपनिंग करके। बाकी कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 70% ऑफ डायरेक्ट वेज है। एडमिन जो कि प्रोडक्टिव माने जाएंगे वो 15% ऑफ फैक्ट्री है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 6 रुपये पर यूनिट सोल्ड है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी इज वैल्यूड एट 240। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इन्होंने दे दी है कॉस्ट रिकॉर्ड के अनुसार। क्लोजिंग की वैल्यू हम खुद निकाल लेंगे। कंपनी वैल्यूज डब्ल्यू आई पी एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। अब कह रहा है बेटा एक स्टेटमेंट बना दो जिसमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल भी बता दो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट भी। फिर एक स्टेटमेंट बना दो जिसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट को फाइनेंस के साथ रिकंसाइल करवा दो। सर जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल होता है ना, उसको गलत करने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए होता है। सारी ये चीज़ें दी हुई हैं फाइनेंशियल बुक्स में, बस इसको लिखना। प्रेजेंटेशन कैसी है उसके लिए इंस्टीट्यूट के पास चल पड़ते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे दिखाया। सर कुछ खास नहीं, बस एक टी शेप में ट्रेडिंग पी एंड एल कंबाइंड बना दिया है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पूछी गई थी, अकाउंट फॉर्म में ही बना दिया, कोई चक्कर नहीं है। सेल्स लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी लिखा, इनकम भी यहीं क्रेडिट है। फिर ओपनिंग दोनों, रॉ मटेरियल, कंज्यूम्ड, लेबर, डिविडेंड, बैड डेट्स, ये सब ये आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे डिविडेंड हम वैसे अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंपनी एक्ट में बात करें तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते, सरप्लस में से प्रोवाइड करते हैं जब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्लास में भी जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसमें हम डिविडेंड से पहले ही ना निकालें नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो वही होता है बेटा, ये तो प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन आ गया। सर ये इतनी परवाह इस टॉपिक में मेरे अकॉर्डिंग नहीं मारते, तो बहुत टाइम बीत गया भाई। ये सारी फाइनेंशियल आइटम्स को ही बीच में ले लेते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया होगा वो भी कर देगा ये तो इसके रिगार्डिंग अगर आप सोचते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से है, नॉर्मली इसके बाद कई प्रॉफिट निकाल लें। ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब सर ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड बनी हुई है, इसको बनाने के लिए पहले आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है? सर उसके लिए चाहिए होगी कॉस्ट शीट। वो कहाँ है? सर वो यहाँ है। यहाँ सेल्स में क्लोजिंग एड, ओपनिंग माइनस, प्रोडक्शन यूनिट आ गए। फिर उसके बाद जी आपकी कॉस्ट शीट बन रही है जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब लिखा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 70% ऑफ लेबर है, सीधा पॉइंट। अब डब्ल्यू आई पी वाले पॉइंट पे ले जाता हूँ। सर डब्ल्यू आई पी 92,000 था फाइनेंस में, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 82,400 है। इसने नीचे एक बात लिखी थी इस पॉइंट में, जहाँ ये कह रहा था कि कंपनी वैल्यू करती है डब्ल्यू आई पी को एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट। हमारी फाइनेंशियल में भी और कॉस्ट पर्पस के लिए भी हम वैल्यू डब्ल्यू आई पी को फैक्ट्री कॉस्ट पे करते हैं। इट मीन्स जो डब्ल्यू आई पी आपको फाइनेंशियल बुक्स में दिखाई दे रहा है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे ही वैल्यूड हुआ है, इसलिए आप उसे कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, डब्ल्यू आई पी की सेम वैल्यूज ही उठाई गई है फाइनेंस में से, बिल्कुल ठीक बात है। ये आ गई जी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, इस पे एडमिन ओवरहेड 15%, बहुत सही बात है सर। अब सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए आप, और ये 12,405 यूनिट की प्रोडक्शन थी जिसकी कॉस्ट ये आई है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट इतनी आती है 348.90, 348.90। तो सर इसमें अब कॉस्ट शीट वाला प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? सर उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया है, वो भी देख लीजिए कैसे बनाया है। सर सेल ऊपर दिखा दी जिस तरह की नॉर्मल है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेल जनरली ऊपर आता है।
अब यहाँ ये शुरू हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल निकालना। सर वो अब कैसे? सर सीओपी ऐड ओपनिंग एफजी और सीओपी ऐड हो रहे हैं, इसको भी हम क्लास में कुछ बोलते थे। क्या बोलते थे? सर ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से क्लोजिंग माइनस करना। सर क्लोजिंग को वैल्यू आपने करना, सीओपी उठाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट, तो उससे आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गई जी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो 12615 यूनिट है उनकी कॉस्ट आ गई है। फिर इस पे आ गया एस एन डी, 12615 यूनिट्स इंटू 6 रुपये। एस एन डी आ गया इतना। ये बन गई जी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। देख रहे हो कि नहीं? तो भाई दोबारा एक बार समझ लें, सीओपी हमने कॉस्ट शीट में बड़े आसानी से निकाल ली है। फिर जितने भी आए जो सम होते हैं आपको पता ही है बेटा, आपने पहले भी किए हैं, कि जो ये एंड में क्लोजिंग एफजी होता है ये खुद ही वैल्यू करना होता है। ओपनिंग की वैल्यू तो क्वेश्चन दे देते हैं नॉर्मली, तो ओपनिंग की वैल्यू तो दे रखी थी भाई, क्लोजिंग खुद वैल्यू करने के लिए ये सब किया गया। फिर उस पर एस एन डी भी जोड़ा गया। अब ये बचा प्रॉफिट। अब इसको करना है रिकनसाइल। कॉस्ट से शुरू हो गए हम, फाइनेंशियल रिजल्ट पे जाना। अब सर कैसे होता होता था सर, रिवाइज करा देते हैं। जैसे अब ये एडमिन ओवरहेड से पहले शुरू हो गया, कोई नहीं, कॉस्ट शीट में देखते हैं एडमिन ओवरहेड कितने हैं। सर कॉस्ट शीट में एडमिन ओवरहेड है 564 सर फाइनेंस में कितने हैं? सर फाइनेंस में 396। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। कॉस्ट ने खर्चा इतना लिखा ऑब्जॉर्व करके, और वहाँ पे खर्चा सिर्फ 396 है। लेकिन जो कॉस्ट के रिजल्ट निकाले गए हैं, अगर मैं टी शेप में रखूं तो कॉस्ट ने 540 को खर्चा मान के ये प्रॉफिट निकाला, ये कॉस्ट ने किया है। फाइनेंस ने जो प्रॉफिट निकाला है, हम ऐसे रिकंसिलेशन नहीं करते, हम करते हैं कि कॉस्ट से फाइनेंस को रिजल्ट निकालना है, मतलब कॉस्ट वाला फिगर बता उससे फाइनेंस तक जाना है। फाइनेंस ने अपने यहाँ ये खर्चा 396 लिया, तो अगर मेरे को ये वाला रिजल्ट जो यहाँ है, जो मेरे को पता नहीं है, मान लो ऐसे तो मुझे पता है, इसको बेस रख के निकालना है, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त मेरा खर्चा रिड्यूस हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। बाकी फिर वर्डिंग है। सर हमें फॉर्मल में भी पता है कि ये क्या चीज़ है। फॉर्मल में ये ओवर अब्जॉर्प्शन है, क्योंकि फाइनेंस में खर्चा 396 है, कॉस्टिंग ने खर्चा 564 कुछ ले लिया, तो भाई ये दोनों का डिफरेंस यहाँ ऐड हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की बात। कॉस्ट में जो ओपनिंग स्टॉक है, मैं यहाँ आपको कॉस्ट शीट में दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये रहेगा सर यहाँ 1.5 लाख, ये 1.5 लाख है। और फाइनेंस में यदि वैल्यू 1,06,250 है। सर कॉस्ट टू फाइनेंस जाते हुए स्टॉक बहुत रिड्यूस हो रहा है। अब स्टॉक डेबिट साइड आइटम है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बढ़ा दो, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। फिर वन साइडेड आइटम की बात हो रही है। सर कॉस्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इस प्रकार की इनकम्स तो आती ही नहीं होती, तो कॉस्ट टू फाइनेंस जाते हुए इन इनकम्स को ऐड कर दो। फिर ऐसी बेटा ओवर रिकवरी फैक्ट्री ओवरहेड में भी है, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अंडर रिकवरी है, वो फाइनेंस ने जा डाले हैं। ये देखो कॉस्ट में आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डाला 75690, फाइनेंस ने डाला 144, तो कॉस्ट टू फाइनेंस जाते वक्त आपका खर्चा बढ़ रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। इस तरीके से बेटा बातें हैं। कुछ कोई वन साइडेड खर्चे हैं जैसे बैड डेट्स, डिविडेंड, जो यहाँ हमने कॉस्ट में दिखाए ही नहीं हुए। बाय डिफ़ॉल्ट हर बच्चे को सर रिकॉन्साइल करना आता होता है, तो ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, ठीक ठीक सा है। हर बंदा कहेगा मेरी बार भी ये क्वेश्चन आए, ऐसे वाला फील है। तो इसको बेटा जी यहीं क्लोज करते हैं। ओके जी बेटा, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बेटा।